बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस का 10 लेसन सर जंग ये स्टार्ट होने जा रहा है और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरे इसमें से 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग 11 से सर जंग ये लेसन पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये लेसन भी बहुत बहुत ईजी जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है वो सर जंग की तारीफ़, उसके पेश रफ्त, उसके बाद जो है उसका पस मंज़र और सर जंग के नताइज। ये पहला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के लिए। तो ये किस तरह से लिखेंगे, तो इसको कैसे है तो ये समझ लेंगे, ठीक है। तो सर जंग की तारीफ़ क्या है कि दूसरी आलमी जंग के बाद एक तरफ सरमायादार मुल्क और दूसरी तरफ इश्तराकी मुल्क, इनके दरमियान जो इक़्तिदार की बालादस्ती यानी नंबर 1 होने के लिए जो एक स्ट्रगल शुरू हो गया था, जो आपस में रस्साकशी चल रही थी, उसको क्या कहेंगे, सर जंग। अब सर जंग में क्या अनासिर शामिल है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो बराह रास्त जंग नहीं होती है, आपस में मुकाबला चलते रहता है, कंपटीशन चलता है, जारहाना सियासत रहती है, एक किस्म का दबाव रहता है और जो है नज़रियाती फ़र्क रहता है। ये अनासिर इसमें शामिल है। ये भी आपको 3 नंबर में आ सकता है कि सर जंग में कौन से अनासिर शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर जंग के बारे में उसकी इब्तिदाई तारीफ़ है, यानी कि इसमें डायरेक्ट जंग नहीं रहती ना, लेकिन एक टेंशन भरा माहौल रहता है। अब ये सर जंग जो थी तो इसका पस मंज़र क्या है, तो ये कैसे इब्तिदा हुई, तो ये कब होती है, दूसरी आलमी जंग के बाद। दूसरी आलमी जंग के बाद क्या हुआ कि जो पहले जो क़दीम पावरफुल मुल्क थे, इंग्लिस्तान हो गया और उसके बाद फ्रांस, इनकी अहमियत को कम कर दिया। अब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उभर के आए थे 2 मुल्क, वो कौन से थे, सोवियत रूस एक था और एक दूसरा था अमेरिका। और इन दोनों का ख़ास चीज़ ये थी कि नज़रियाती इख्तिलाफ था, एक का था इश्तराकी और दूसरा का था सरमायादाराना। और इश्तराकी नज़रियात वाले सोवियत रूस ने क्या किया था, मशरक़ी यूरोप पर कब्ज़ा कर लिया था, मतलब कि उनका असर वहाँ पर था, कब्ज़ा तो नहीं लेकिन वो ममालिक उसके ज़रिए असर थे। और उस तरह अमेरिका का मगरबी यूरोप पर। तो इस तरह से मशरक़ी यूरोप और मगरबी यूरोप ये 2 तक़सीम के ज़रिए से सर जंग की इब्तिदा हुई, ठीक है। अब उसके बाद अगर उसकी पेश रफ्त देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, तो अमेरिका ने ये रखा था कि जो लोग रूस का जो इश्तराकी नज़रिया है उसको अगर छोड़ देते हैं तो उनको माली मदद करेगा। तो उसके जवाब में रूस ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही थी उनकी मदद की, यानी कि उसने क्या सोचा कि उधर के लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेना। तो देखो जैसे कि हम आपको क्लास में लेक्चर में भी बोलते हैं कि झगड़े होते हैं तो कैसे हम टीम बना लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर ये टीम का खेल चल रहा है सर जंग में, ठीक है। तो ऐसा सोच के ऐसे एग्जाम्पल के जैसा आप याद करेंगे ना तो आसानी भी होगी। अब ये जो सर जंग हुई थी तो इसके नताइज क्या रहे हैं, तो ये सर जंग के नताइज क्या रहे थे, तो देखो कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि दोनों मुल्कों में और जो उनके ग्रुप वाले थे उनमें इत्तेफाकियाँ ना इत्तेफाकियाँ, गलत फहमियाँ ये हो गई, बहुत सारे हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो गई और जो बेसिक ज़रूरियात है, ग़िज़ा, लिबास, इनके तरफ तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि बड़े पैमाने पर सिर्फ़ और सिर्फ हथियार बनाने की तरफ साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और सर जंग के बाद तो सुपर पावर कौन बना, पता ही है, अमेरिका, ठीक है। तो ये सर जंग के नताइज 2022 में पूछे गए हैं। अब ये तो हो गया सर जंग, लेकिन अब ये सर जंग के दौरान ही एक नावाबस्ता तहरीक भी थी, तो ये भी है ना आपको हो चुका है। तो अब नावाबस्ता यानी किसी से वाबस्ता ही नहीं रहना। तो कैसा था ये जो सर जंग के दौरान यूरोप 2 हिस्सों में जो तकसीम था, तो इसमें 2 टीम थे, तो दोनों में भी कुछ मुल्क ऐसे थे शामिल नहीं हुए, वैसे उसमें ही भारत भी है। तो भारत ने कहा कि ना मुझे इधर के ग्रुप में शामिल होना है ना उधर वाले ग्रुप में, और इसी को कहते हैं नावाबस्ता तहरीक। किंतु कैसा था, अगर उनके ग्रुप में शामिल हो गए तो उन्हें जैसे बोलेंगे वैसे टाइप से करना होता था, क्योंकि वो सुपर पावर्स लोग थे। तो यहाँ पर भारत ने इस बात को तरजीह दी थी कि हम हमारे मुल्क की पॉलिसी, हमारे मकासद, हमारे पास जो कुछ भी करना है उसका फ़ैसला हम खुद करेंगे और ना हम किसी फ़ौजी मुआहदे में शरीक होंगे, ना किसी ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। तो इसको कहते हैं नावाबस्ता। तो ये भी आपको 2 नंबर के उसमें पूछा जा सकता है। अब उसके बाद देखेंगे हम कि सर्द जंग के दौरान कैसा हो रहा था कि बहुत सारे मुआहदे हो रहे थे। ये जो टीम थे ना, टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ है ना कुछ खुफिया मुआहदे कर ले रहे थे कि अगर हुआ कभी बाई चांस अगर आमने सामने की जंग हो गई तो हमारी टीम मजबूत रहना। तो वैसे ही जो मुआहदे हुए हैं तो वो है एक सेंटो मुआहदा, सीटो मुआहदा, वारसा मुआहदा। सेंटो और सीटो तो ये अमेरिका वाले हैं और वारसा जो है ये सोवियत रूस का है। तो सेंटो मुआहदे में जो है कब कायम हुआ था, तो ये याद रखो उसकी ड्यूरेशन, और उसमें मेंबर ममालिक कौन थे, तो ईरान, तुर्किस्तान, इराक़ वगैरह थे। और सीटो मुआहदा ये भी
कि इस सब मुआहदों का देखो मकसद ये था कि हम लोग सब साथ में हैं और अगर कभी हम पर हमला होता है तो सब पर हमला समझा जाएगा और एक दूसरे का जंग में साथ देंगे। और वारसा मुआहदा सोवियत रूस ने किया था, इसमें उसके साथ वाले जो ममालिक थे उसमें अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, मगरबी जर्मनी वगैरह। तो ये मुआहदे भी कभी आपको पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं और कभी ये बड़े वाले 5 नंबर के उसमें भी आ जा सकता है। अब ये तो हो गए मुआहदे, लेकिन इसी में क्या होता है कि ये जो सेंटो मुआहदा था तो उसको क्या कर दिया गया था, बाद में से तहलील कर दिया गया। तहलील यानी कि ये ख़त्म हो गया। अब ये क्यों ख़त्म हुआ, तो इसका रीज़न ये था कि इसमें जो ममालिक शामिल थे तो इसमें इन्होंने एक तय ये करे थे कि अगर किसी पर भी हमला होगा तो उसका जो है सब मिलकर डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल देखा जाए, हकीकत में अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे इसमें के जो ममालिक थे जैसे कि ईरान, तुर्किस्तान, इराक़, ये कमज़ोर थे, ये लोग कुछ ख़ास ज़्यादा साथ नहीं दे सकते थे। और दूसरी बात ये थी कि साइंस टेक्नोलॉजी में इन कमज़ोर ममालिक की तरफ तवज्जो देने का वक्त अमेरिका के जैसे पास भी नहीं था, जबकि अमेरिका भी इसका एक हिस्सा था। तो फिर ये सब ममालिक ने सोचा कि अरे फिर कुछ हम एक दूसरे का कोई फ़ायदा ही नहीं कर सकते, तो फिर उसमें एक दूसरे के साथ तो मुआहदे में रहने की बजाय अपनी अपनी एक आज़ादाना पॉलिसी खुद बनाए, वो बेहतर रहेगा। और नतीजा ये हुआ, सेंटो मुआहदा तहलील हो गया। ये भी आपको 3 नंबर के वजूहात के उसमें आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्क। अब ये सार्क का जो है ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता। हाँ, तो अब इसमें क्या है, नुकात आ सकते हैं। तो सार्क तंजीम के क्या मकासद थे, तो अब ये सार्क इसमें जो था, सबसे पहले तो देख लो ममालिक कौन थे उसमें। हाँ, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल एशिया के ममालिक है, अपने इधर साइड की है। और इनका मकसद ये था कि हम एक साइड के हैं, पॉलिटिकल में पढ़ चुके हैं हम ये ऑलरेडी। हाँ, तो इलाकाई तंजीमें, तो उसमें कैसा था कि अपनी ये एशियाई ममालिक जो हैं उनकी माशी तरक्की करना, एक दूसरे का साथ देना, बैनुल अक़वामी सतह पर साथ देना, ये जो दहशत गर्दी है, स्मगलिंग है, इनको रोकना, क्योंकि सरहदें जुड़ी हुई है, ये तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें इधर से उधर होती है, तो ये सब चीज़ों को मिलजुल कर हम सामना करेंगे, रोकेंगे। इस मकसद के तहत 1985 में ढाका में सार्क का क़याम अमल में आया। लेकिन सार्क के सामने ना बेशुमार चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे, सबसे पहला तो माशी था, क्योंकि इसमें जो मेंबर ममालिक थे तो इनमें है ना माशी बराबरी नहीं थी। अब नेपाल, भूटान देख लेंगे तो बहुत कमज़ोर हैं, तो फिर अब ये जो कुछ करना है, ये मंसूबे बनाना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो फिर कैसा हो रहा था कि जो कुछ ममालिक पर ही ज़्यादा खर्च आ रहा था, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा आबादी का धमाका था, बढ़ती हुई बेरोज़गारी थी, अधूरी तरक्की थी, ज़राअत के शोबे में भी मसले मसाइल थे। तो और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मजहबी और लिसानी भी रंगारंगी थी। यानी कि पाकिस्तान देख लेंगे, प्योर मुस्लिम का मुल्क, श्रीलंका देख लेंगे तो बुद्धिज़्म वहाँ पर ज़्यादा है, इंडिया यहाँ पर तो अलग अलग मज़हब के लोग, तो ये चीज़ें भी कैसा हो रही थी, कहीं ना कहीं इसके लिए चैलेंज साबित हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद सार्क को कुछ कामयाबियाँ मिली थी। वो क्या थी, तो उसने चंद ढाका में जो है एक ज़रूरी मालूमात का एक मरकज़ शुरू किया कि जिससे ज़राअत में तरक्की हो सके। उसी तरह से बीज, मवेशी, माही परवरी यानी कि मछली पालन के शोबों में भी तहक़ीक़ का आगाज़ किया। ढाका में मौसमियात का मरकज़ कायम हुआ। मौसमियात है, हाँ, वो यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, और वो नीचे नेक्स्ट वाला जो इस्लामाबाद में जो है इंसानी वसाइल के क़याम अमल में आया। इस्लामाबाद है, वहाँ पर वो भी गलत थोड़ा सा लिखने में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सार्क को बहुत सारी कामयाबियाँ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कामयाबियाँ मिली है। ठीक है, हमने वो अपने ही उसमें आपको एक्सप्लेन करते जा रहे थे और यहाँ पर पेज चेंज करना ही भूल गए, और इसको देखो ये यहाँ पर है। हाँ, वो अभी हमने जो आपको समझाया। अब उसके बाद वाला आता है हमारा जो है आखिरी वाला, इसमें का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉमनवेल्थ, दौलत मुश्तरका, और ये भी आपको क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, बस नुकात थोड़े से अलग थे। तो अब पहले हम वो नुकात देख लेंगे कि इसकी नोयत क्या है। तो इंग्लैंड के साम्राज्य में जो पहले मुल्क शामिल थे लेकिन बाद में वो आज़ाद हो गए, मिसाल के तौर पर इंडिया, ये लोग जब एक जगह आकर इन्होंने जो एक तंजीम कायम किए और एक उसको क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ। ठीक है, और इसमें ये रखा गया था कि इसका जो सदर होगा कॉमनवेल्थ का, तो बरतानिया का राजा या रानी रहेंगे, और इंग्लैंड में वेस्ट मिनिस्टर का कानून जो था उसको पास करके ये वाला दौलत मुश्तरका को मंजूरी दी गई थी। तो ये दौलत मुश्तरका है।
اب اس کا صدر دفتر کہاں پر ہے؟ تو لندن میں ہے. اور اس میں بھارت کا کردار کیا رہا ہے؟ تو بھارت نے ہمیشہ اس میں ایکٹیو کردار ادا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اس کو قائم کرنے میں جس نے انگلینڈ کا جو ہاتھ تھا، تو انہوں نے کیا کرے تھے کہ اب نو آبادیات کو آزادی دینے والے ہیں اور سب ایک ساتھ رہیں گے، ایک جیسے رہیں گے. تو یہ جو مساوات اور خود مختاری کا جو اصول تھا، اس کی وجہ سے وہ ممبر بنے تھے. لیکن 1986 کے کامن ویلتھ گیمز جو ہوئے تھے بہت مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 32 ممالک نے بائیکاٹ کیا. یہ وجوہات میں آ سکتا ہے. اور کیوں کرے تھے؟ کیونکہ ان کا مطالبہ تھا کہ انگلینڈ کو جنوبی افریقہ میں جو نسلی بھید بھاؤ کی پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. کیونکہ آج بھی دیکھو ہوتا ہے، تو یہ انگلینڈ افریقہ میں جو ہو رہا تھا تو وہ، اور اس مطالبے کو انگلینڈ نے کیا تھا؟ تسلیم نہیں کیا تھا. تو اس لیے اس وقت کے وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، انہوں نے ان گیمز کا، کامن ویلتھ گیمز ہوتے ہیں دیکھو، اس کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ وجوہات میں یہ کوشچن بنتا ہے. تو اس طرح سے دولت مشترکہ کے بارے میں اگر معلومات دیجیے، یہ والا کوشچن اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو آپ بولیے. ابھی بھی دیکھو ہم اور پھر سے پیج چینج کرنا بھول گئے، وہ ایکسپلین کرنے میں نا ذہن سے نکل جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے علاوہ بھی یہاں پر اس کے جو ہے نا کوشچنس میں آپ کو جو نکات چینج ہو کر آئے تھے، تو وہ کیا تھے؟ مقاصد تھا، اس کا قیام تھا اور اس کی افادیت تھی. تو اب کامن ویلتھ گیمز جو قائم ہوا تھا، یہ کامن ویلتھ دولت مشترکہ جو قائم ہوا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو انگریزی سامراج کے زیر اقتدار مختلف نو آبادیات کے جو گورنر ہوتے ہیں وہ آپس میں اپنے تجربات کا لین دین کریں اور ان نو آبادیات کی سیاسی اور انتظامی پالیسیوں میں تال میل پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس مقصد کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو کہیں گے کہ مطلب یہ تو قائم اس مقصد سے ہو گئی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہوئے تھے. کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جو ہے اس کے بعد سے جو ہے نا برطانیہ نے بہت ساری نو آبادیات کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا. تو وہاں کہیں نہ کہیں کامن ویلتھ جو ہے دولت مشترکہ، اس کا بھی کردار رہا ہے. کیونکہ وہ ممبر تھا، آزادی کا کہتا تھا، تو اس کو آزادی دینا اس کے لیے لازمی تھا. اسی طرح سے آزادی کی تحریکوں کو دولت مشترکہ کی وجہ سے ایک سمت ملی. اور اس کے علاوہ انگلینڈ کے کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ جو آزادی نہیں دینی چاہیے، ایک نفسیاتی مخالفت جو ہو رہی تھی، وہ بھی دولت مشترکہ کی وجہ سے اس میں بھی کمی آئی. تو اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اس سے کہ دولت مشترکہ سے فائدے بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 10 جو ایک امپورٹنٹ لیسن ہے وہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں کے مین کوشچنس آپ یہ یاد رکھیے، اپنے ٹیکسٹ بک میں اس کو ریڈ کیجئے. جو ہے وہ سرد جنگ کے بارے میں معلومات، سارک، دولت مشترکہ اور جو الگ الگ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھے سے اسٹڈی کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے. چلیے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.